हेलो गाइस, कैसे हो सब। आप सबके अमेजिंग सपोर्ट की वजह से हम 20 के फैमिली कंप्लीट कर चुके हैं। दिल से थैंक यू सो मच। सीरियसली आप लोगों ने ही इस जर्नी को पॉसिबल बनाया। उम्मीद करता हूं कि आगे भी ऐसे ही प्यार और सपोर्ट देते रहो ताकि हम और भी आगे बढ़ते रहें। यहीं रुकना नहीं है भाई। तो चलो बिना किसी एक्स्ट्रा बकबक के सीधा स्टोरी की तरफ चलते हैं। तो स्टोरी शुरू होती है एक एकेडमी बिल्डिंग से। सीन के अंदर हम देखते हैं कि अपना मेन कैरेक्टर जियांग फेंग क्लास में मस्त सो रहा होता है। तभी टीचर उस पर चिल्ला के उसे जगाती है। जियांग फेंग, मेरी क्लास में सोने की हिम्मत भी मत करना। टीचर उस पर फुल गुस्से में थी। अचानक नींद से उठकर जियांग फेंग भी झटके में खड़ा होता है और सीधा अटैक मूड में आ जाता है और कहता है, किसकी हिम्मत हुई इममॉर्टल एम्परर पे अटैक करने की? मौत चाहिए क्या? लेकिन अगले ही पल अटैक करते हुए गलती से उसका हाथ सीधा टीचर के वाटरमेलन्स पे लैंड कर जाता है। ये देखकर टीचर एकदम से शर्मा जाती है, जबकि जियांग फेंग अभी भी कंफ्यूजन में था। और ये पूरा सीन देखकर बाकी के स्टूडेंट्स की आंखें फटी की फटी रह जाती है और उनकी नाक से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तभी टीचर गुस्से में चिल्ला पड़ती है और एक बुक उठाकर जियांग फेंग को जोर से दे मारती है, जिससे वो पीछे जा गिरता है और चिल्ला के कहती है, जियांग फेंग, ये क्या कर रहे हो? ये मार खाने के बाद जियांग फेंग अब होश में आता है और कंफ्यूजन में सोचना शुरू करता है, ये क्या हो रहा है? ये तो मेरे पिछले जन्म की सीनियर हाई स्कूल टीचर है ना। ये यहां क्या कर रही है? दर्द तो बिल्कुल असली है। ये नहीं हो सकता। मैं तो अभी एक कैलेमिटी के बीच में था। मैं यहां कैसे? वो परेशानी में पूरी क्लास में इधर उधर देखता है और सोचता है, बाकी के 4 इममॉर्टल एम्परर्स कहाँ हैं? मैं अपने पिछले जन्म के क्लासमेट से घिरा हुआ क्यों हूं? कहीं ये मेरे पिछले जन्म का इल्यूजन तो नहीं है? जियांग फेंग को लगता है कि ये सब एक इल्यूजन है। वो गुस्से में सोचता है, अगर ऐसा है तो। और अगले ही पल वो जोर से चिल्लाकर कहता है, एक मामूली मैजिक स्पेल मुझे कैसे रोक सकता है? टूट जा। ये कहकर वो इस इल्यूजन को तोड़ने के लिए अपनी स्किल का यूज करता है, इममॉर्टल स्किल, हेवनली थंडर स्पिरिट। लेकिन कुछ नहीं होता, क्योंकि ये कोई इल्यूजन था ही नहीं, तो ब्रेक कहां से होगा? ये देखकर जियांग फेंग शॉक में सोचने लगता है, ये हो क्या रहा है? नहीं, क्या ये सब एक इल्यूजन नहीं है? तभी क्लास के सभी स्टूडेंट्स जियांग फेंग की ये अजीब हरकतें देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं और उसको मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, हा हा हा, मुझे नहीं पता था कि जियांग फेंग इतना बेवकूफ है। क्लास के सामने हॉल रूम टीचर की चेस्ट पकड़ने की हिम्मत की, ये तो भेड़िया निकला। ये लड़का नींद में पागल हो गया क्या? क्या सच में खुद को कल्टीवेशन स्टोरीज का हीरो समझ रहा है? अपनी क्लासमेट्स की बातें सुनकर और सारी सिचुएशन को समझने के बाद जियांग फेंग को आखिरकार सब याद आ जाता है और वो सोचने लगता है, अब याद आया, मैं उस कैलामिटी से बच नहीं पाया और अनएक्सपेक्टेडली मैं अपने हाई स्कूल लाइफ के 3rd ईयर में रीबॉर्न हो गया हूं। इससे पहले कि जियांग फेंग कुछ और प्रोसेस कर पाता, टीचर फिर से गुस्से में चिल्ला पड़ती है, जियांग फेंग, तुम्हारा हो गया क्या? टीचर को इस तरह अपने ऊपर चिल्लाते हुए देखकर जियांग फेंग, जो अब एक इममॉर्टल एम्परर की सोल है, मन ही मन सोचता है, पिछले 500 सालों में किसी ने मुझसे ऐसे बात करने की हिम्मत नहीं की। मैं तो भूल ही गया था कि मैं कैसे हुआ करता था, एक गरीब लड़का जिसे दूसरे लोग बुली करते थे। खुशकिस्मती से मेरे पास अभी भी एक इममॉर्टल एम्परर की पावर है, वरना इस टीचर की परेशानियों का पता लगाना मुश्किल होता। और फिर वो अपनी हेवनली आई स्किल का यूज करके टीचर को स्कैन करने लगता है, जिससे उसे पता चलता है इसकी ब्रोज और आईज काली दिख रही हैं, जिसमें कोई जान नहीं है, गुस्से से भरी हुई। ये देखते ही जियांग फेंग सीधा टीचर से पूछता है, मिस शाह, क्या आप बीमार हैं? ये सुनते ही टीचर का गुस्सा साथ में आसमान पर पहुंच जाता है और वो कहती है, तुम बीमार हो? जियांग फेंग, तुम मेरे साथ ऑफिस चलो। इस पर जियांग फेंग भी कॉन्फिडेंटली रिप्लाई करता है, ये सेंटेंस थोड़ा एम्बिग्युअस लग रहा है। तभी इधर क्लास में एक दूसरा लड़का एक लड़की वनजुन से बोल रहा होता है, वनजुन, तुम ऐसे कचरे के साथ क्यों हो? उसने अपनी हॉलरूम टीचर से भी फ्लर्ट करने की हिम्मत की। यह साफ है कि वो स्कूल में नहीं रहना चाहता, लेकिन तुम फिर भी उसकी लेसन्स में हेल्प करती हो। ये बात सुनकर वनजुन भी मन में सोचती है, मैं कब से इससे पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रही हूँ, निकम्मा कहीं का। और फिर वो जियांग फेंग की तरफ मुड़कर कहती है, जियांग फेंग, तुमने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया, चलो ब्रेकअप करते हैं। लेकिन जियांग फेंग, जो अब इममॉर्टल एम्परर है, उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कामली कहता है, ओह, जैसी तुम्हारी मर्जी। जियांग फेंग का ये आई डोंट केयर वाला एटीट्यूड देखकर वनजुन एकदम शॉक हो जाती है। ये सीन देखकर बाकी स्टूडेंट्स भी आपस में बातें करने लगते हैं, क्या ये अभी भी हमारी प्रिटीएस्ट लड़की का लिक डॉग है? OMG, ये पहली बार है जब मैंने जियांग फेंग को इतना टफ देखा है। मुझे लगा था ये फिर से इसके पैरों में गिर जाएगा। तभी वही लड़का जो वांजुन को भड़का रहा था गुस्से में खड़ा हो जाता है और चिल्लाकर कहता है, जियांग फेंग, क्या तुम एक आवारा कुत्ते हो जो काटने को दौड़ता है? वांजुन तुम्हारे बारे में कितना अच्छा सोचती थी। इस पर जियांग फेंग पलटता है और शांति से कहता है, अचानक से हीरो बनने की एक्टिंग मत करो क्लास मॉनिटर जू बा।
तुम उसे पटाना चाहते हो, इसलिए तुम अच्छा बनने का नाटक कर रहे हो और मुझे डांट रहे हो। अपनी असलियत पकड़े जाने पर ज़ूबा गुस्से से लाल हो जाता है और जियांगफंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, कहते हुए, जियांगफंग, लगता है तुम्हें जीने का शौक नहीं रहा। लेकिन उसके दोस्त उसे रोक लेते हैं और समझाते हुए कहते हैं, ब्रदर जू, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, इसे हम स्कूल के बाद देख लेंगे। इसके बाद जियांगफंग पूरी क्लास को देखता है और मन में सोचता है, इन्हीं लोगों ने मुझे पहले बुली किया था। खैर छोड़ो, पास्ट के बारे में सोच के कोई फायदा नहीं। अब देखते हैं कि किसकी हिम्मत होती है मेरे सर पे चढ़ने की। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी बाहर से टीचर की आवाज आती है, जियांगफंग, क्या तुम एक स्नेल हो, बाहर क्यों नहीं आ रहे हो? ये सुनकर जियांगफंग भी कामली क्लास से बाहर निकल जाता है और कहता है, आया आया। और फिर सीन शिफ्ट होता है टीचर्स ऑफिस में। यहां आते ही मिस शाह गुस्से में जियांगफंग से कहती है, चलो मुझे एक्सप्लेनेशन दो कि अभी क्या हुआ था। एक्सप्लेन करो, अगर मैं सेटिस्फाई नहीं हुई तो तुम अंजाम जानते हो। लेकिन जियांगफंग तो अपनी ही धुन में था। वो टीचर को घूरते हुए सोच रहा होता है, ये फिगर तो इमॉर्टल वर्ल्ड में मेरी अटेंडेंट को टक्कर दे सकती है। मैंने अपने पिछले जन्म में मिस शाह को इतना सॉफ्ट और अच्छा क्यों नहीं पाया? जियांगफंग को ख्यालों में खोया देख टीचर और गुस्सा हो जाती है और कहती है, एक्सप्लेन नहीं कर सकते, जाओ और अपने पेरेंट्स को बुलाकर लाओ। पेरेंट्स का नाम सुनते ही जियांगफंग को होश आता है और वो अपने पिछले जन्म के पेरेंट्स को याद करके इमोशनल हो जाता है और सोचने लगता है, मेरे पेरेंट्स ने पूरी जिंदगी मेरे लिए इतनी मेहनत की और मैंने पिछली लाइफ में उन्हें फेल कर दिया। इतनी मुश्किल से फिर से शुरू करने का चांस मिला है, मैं उन्हें फिर से परेशान कैसे कर सकता हूं? वो मन में ठान लेता है, मुझे मिस शाह को ये आइडिया छोड़ने के लिए मनाना ही होगा और फिर सीधा बोलता है, मिस शिया, आप सच में बीमार हैं और ये एक क्रोनिक डिजीज यानी पुरानी बीमारी है। ये सुनना था कि टीचर का पारा हाई हो जाता है। वो जियांगफेंग कहते हुए चिल्लाती है, अपने पेरेंट्स को बुलाओ, अभी के अभी। लेकिन तभी अचानक मिस शिया को चक्कर आता है और वो बेहोश होकर गिरने लगती हैं। मगर जियांगफेंग टाइम पर उन्हें पकड़ लेता है और कहता है, अच्छा, बड़ी मुश्किल है कि मैंने अपनी सारी इमॉर्टल पावर्स यूज कर ली। मैं हाई लेवल मैजिक स्पेल्स यूज नहीं कर सकता। मुझे सिर्फ तलिस्मा मेथड का ही यूज करना होगा। इसके बाद जियांगफेंग अपने हाथ में एनर्जी जमा करता है और कुछ चैंट्स बोलना शुरू करता है। Miasma shall scatter by the natural might of heaven and earth. A single breath absorbed inside the inky void calls forth dazzling light. The Almighty cleanse her. चैंट पूरा करके वो पास में रखे गुलाब के फूलों से सारी लाइफ एनर्जी खींचता है और उसे मिस शिया के अंदर ट्रांसफर कर देता है। एनर्जी ट्रांसफर होते ही वो सारे फूल मुरझाकर गिर जाते हैं। जियांगफेंग थोड़ी थकान महसूस करते हुए कहता है, इस छोटे से फूल से पावर ट्रांसफर करके ही मैं थक गया। और मन में सोचता है, लगता है मुझे जल्द से जल्द प्रैक्टिस शुरू करनी होगी और अपना फाउंडेशन बनाना होगा। तभी मिस शिया को भी होश आ जाता है और वो घबराकर कहती हैं, जियांगफेंग, अभी अभी मैं। जियांगफेंग उन्हें आराम से चेयर पर बैठाते हुए कहता है, मिस शिया, अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपको अभी अभी हार्ट अटैक आया था। ये सुनकर टीचर हैरानी से पूछती है, हार्ट अटैक हो ही नहीं सकता। जियांगफेंग फिर उनके सिम्टम्स गिनाते हुए कहता है, मिस शिया, क्या आपको अक्सर सांस लेने के बाद भी नींद आती है? सीने में जकड़न, घबराहट और कभी-कभी चक्कर आना? ये सब सुनकर टीचर पूरी तरह से शॉक थी और कहती है, तुम्हें कैसे पता? क्या ये सच में हार्ट अटैक था? जियांगफेंग मौके का फायदा उठाकर कहता है, मिस शिया, मेरे पास आपको ठीक करने का एक तरीका है, लेकिन आपको मुझसे प्रॉमिस करना होगा कि आप मेरे पेरेंट्स को नहीं बुलाएंगे। इस पर टीचर, जो अभी अभी आराम महसूस कर रही थी, फौरन अग्री हो जाती है और कहती है, अगर तुम मुझे ठीक कर सकते हो तो मैं प्रॉमिस करती हूं कि मैं तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं बुलाऊंगी। जियांगफेंग कॉन्फिडेंटली कहता है, डील पक्की, मुझे 3 दिन दो और मैं आपको ठीक कर दूंगा। ये कहकर वो वहां से जाने लगता है, जबकि पीछे मिस शिया उसे जाते हुए देख रही होती है और सोच रही होती है, जियांगफेंग पहले एक कमजोर लड़का हुआ करता था जिसे लोग बुली करते थे, लेकिन अब ये बिल्कुल बदला हुआ लग रहा है, इतना बोल्ड। इसके बाद जियांगफेंग अपने घर की तरफ जा रहा होता है कि तभी पीछे से एक आवाज आती है, जियांगफेंग। हम देखते हैं कि ये जियांगफेंग का दोस्त है जिसका नाम है चैंग जेनजिए, जो क्लास में उसका इकलौता दोस्त है। चैंग उसके पास आकर पूछता है, जियांगफेंग, तुम ठीक हो? इस पर जियांगफेंग हंसते हुए कहता है, किस्मत से मैं मुसीबत से बच गया, कुछ नहीं हुआ, हा हा। ये सुनकर चैंग शॉक में पूछता है, मिस शिया ने तुम्हें छोड़ दिया? तुमने ये कैसे किया? तभी जियांगफेंग की नज़र चैंग के चेहरे पर पड़ती है, जिसे देखकर लग रहा था कि उसने मार खाई थी। ये देखकर जियांगफेंग सीरियस होकर पूछता है, लेकिन तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? चैंग बात को टालते हुए कहता है, आउच, मैं बस लापरवाही में गिर गया था, कोई बात नहीं। लेकिन जियांगफेंग को सच पता था। वो गुस्से से पूछता है, ये जू बाजिए और उसके गैंग का काम है ना, क्योंकि तुम और मैं दोस्त हैं। चैंग घबराते हुए कहता है, उसने बस अपना गुस्सा निकालने के लिए किया था, तुम्हें इसमें पड़ने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर जियांगफेंग जू बाजिए के बारे में सोचने लगता है। जू बाजिए मेलोंग सिटी की सबसे बड़ी फैमिली का बेटा,
उसकी मां मेलोंग सिटी की सबसे बड़ी रियल स्टेट डीलर है। उसका बाप मेलोंग सिटी का मेयर है। एक बार किसी ने गलती से जू बाजिए के जूते पर पैर रख दिया था, उसने उसकी टांगे तोड़ दी थीं। ये सब सोचकर वो गुस्से में कहता है, "हं, वो बस एक बकवास आदमी है जो अपने बाप की पावर से दूसरों को बुली करता है।" तभी आगे से जू बाजिए और उसके गुंडे उनके सामने आ जाते हैं। वो ताना मारते हुए कहता है, यो यो, देखो तो यहाँ कौन है? ये तो जियांग फैंग और उसका कुत्ता है, दो कचरों का ढेर। उन्हें देखकर चैंग डरते हुए बोलता है, हम तो गए, हम तो मरे अब। लेकिन जियांग फैंग इस बार डरने वालों में से नहीं था। वो सीधा आगे बढ़कर कहता है, यो जू बाजिए, एक शर्त लगाते हैं क्या? वो दोनों आमने सामने आ जाते हैं और तभी जू बाजिए गुस्से में कहता है, शर्त? सिर्फ तुम्हारी क्या औकात है मुझसे शर्त लगाने की? इस पर जियांग फैंग कॉन्फिडेंटली अपनी एक उंगली दिखाकर कहता है, बस ये शर्त है कि मेरी ये एक उंगली तुम्हारे पीछे खड़े हर बंदे को पलट सकती है। ये सुनते ही जू बाजिए के सारे गुंडे जोर जोर से हंसने लगते हैं और चिल्ला चिल्ला कर कह रहे होते हैं, क्या इसने बहुत ज्यादा नॉवेल्स पढ़ ली हैं? क्या मैंने गलत सुना? यह आदमी सोचता है कि ये कामयाब हो सकता है? क्या सपने देख रहा है? तभी उनका सबसे तगड़ा गुंडा लू शा ग्वांग आगे आता है और जियांग फैंग के पास आकर कहता है, छोटे भाई, क्यों ना तुम मेरे साथ थोड़ा। जियांग फैंग उसे अटैक करने का इशारा करता है। वो गुंडा भी जियांग फैंग पर अटैक कर देता है और कहता है, आओ देखते हैं कि मैं तुम्हें कैसे इतना मारता हूं कि तुम मुझे डैडी बुलाओ। लेकिन तभी बैम की आवाज आती है और वहां स्पिरिचुअल एनर्जी फैल जाती है, जिसे देखकर सभी गुंडे चौंक जाते हैं। अगले ही सीन में हम देखते हैं कि जियांग फैंग ने उस तगड़े गुंडे को सिर्फ अपनी एक उंगली से ही रोक दिया था, जो उसने उसके माथे पर रखी हुई थी, और इसके लिए उसने स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल किया था। यह देखकर पीछे से जू बाजिए चिल्ला पड़ता है, लू शा ग्वांग, ये क्या कर रहे हो? खड़े हो जाओ। इधर लूशा ये पावर महसूस करके कांपते हुए मन में सोच रहा होता है, ये पावर, मैं तो हिल भी नहीं पाया हूं, ये लड़का पक्का एक कल्टीवेटर है। तभी जियांग फैंग जू बाजिए पर ताना मारते हुए कहता है, उसे शर्म आ रही है कि तुम इतने बेकार हो और वो चाह रहा है कि तुम खड़े हो जाओ। लेकिन अगले ही पल लूशा सीधा जियांग फैंग के पैर पकड़ लेता है और चिल्लाकर कहता है, डैडी, मैं आपको डैडी बुलाऊंगा, डैडी के सामने झुकना कोई शर्म की बात नहीं है। ये देखकर तो जियांग फैंग भी शॉक हो जाता है और लूशा को लात मारकर दूर करते हुए कहता है, मुझे तुम्हारे जैसा बेटा नहीं चाहिए, दूर हटो। लेकिन लूशा अब पूरी तरह बदल चुका था। वो बाकी गुंडों पर चिल्ला पड़ता है, कौन है वो अंधा जो मेरे डैडी को हाथ लगाना चाहता था? और फिर वो सीधा जू बाजिए की तरफ बढ़ता है। जू बाजिए उसे धमकी देते हुए कहता है, लूशा ग्वांग, अगर तुमने मुझे हाथ लगाने की हिम्मत की तो तुमने इसके अंजाम के बारे में सोच लिया होगा। लेकिन लूशा अब नहीं डरता। वो उसे एक जोर से घूसा दे मारता है और कहता है, क्या मैं तुमसे डरता हूं? मेरे डैडी एक प्रो हैं। इस एक ही घूसे से जू बाजिए के मुंह से रेनबो ब्लड निकलने लगता है। उसे पीटने के बाद वो मुड़कर कहता है, क्यों डैडी, सही कहा ना? वो इतने में ही नहीं रुकता और बाकी सभी गुंडों को भी पीटने लगता है। ये सब देखकर चैंग जियांग फैंग से मतलब डरते हुए कहता है, जियांग फैंग, क्या तुम सच में इसे अपना चेला बनाने वाले हो? उसने तुम्हारी वजह से जू बाजिए से पंगा ले लिया। जू फैमिली उसे नहीं छोड़ेगी। इस पर जियांग फैंग कामली कहता है, ये उनकी आपस की कुत्तों की लड़ाई है, जू फैमिली मुझे भी नहीं छोड़ने वाली। और फिर वो चैंग से कहता है, ज़ेंजे, तुम अभी घर जाओ, पहले ही काफी रात हो गई है, मैं यहां सब संभाल लूंगा। इस पर चेंग भी जियांग फैंग को समझाता है, तुम भी संभल के रहना, ज्यादा लेट मत जाना, वरना तुम्हारे अंकल तुम पर चिल्लाएंगे। ये कहकर चेंग वहां से निकल जाता है। इधर मार खाने के बाद जूबाजी वहां से जाते जाते गुस्से में जियांग फैंग को धमकी देता है, जियांग फैंग, बस इंतजार करो, और तू लू बागवांग, तू तो गया। उन सब के जाने के बाद लूशा दौड़कर जियांग फैंग के पास आता है और गिड़गिड़ाते हुए कहता है, डैडी, नहीं मास्टर, प्लीज मुझे अपना चेला बना लो, मुझे भी कल्टीवेटर बनना है, मेरे बारे में आपका क्या ख्याल है? इस पर जियांग फैंग उसे साफ मना कर देता है, तुम्हारा टैलेंट बहुत बेकार है, तुम्हें सिखाना नामुमकिन है और मैं तुम्हें एक्सेप्ट नहीं कर सकता। ये बोलकर जियांग फैंग भी गुड बाय कहता है और वहां से तेजी से निकल जाता है। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जियांग फैंग के आंटी के घर पर, जहां वो अभी तक रहता था। घर के पास पहुंचकर वो सोचने लगता है, कल्टीवेटर, क्या यह हो सकता है कि अर्थ पर भी दूसरे कल्टीवेटर्स हैं? यही सोचते हुए वो घर का दरवाजा खोलकर जैसे ही अंदर घुसता है, तभी अंदर से गुस्से भरी आवाज आती है, जियांग फैंग, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वापस आने की? ये जियांग फैंग की आंटी की बेटी यानी उसकी कजन श्याओ आई थी। वो आगे भी जियांग फैंग पर चिल्लाना जारी रखती है, जियांग फैंग, जो तुमने स्कूल में किया है वो बात हमारी क्लास तक फैल गई है, तुम हमारी फैमिली के लिए एक शर्म की बात हो। लेकिन तभी आंटी उसे रोकते हुए कहती हैं, श्याओ आई, तुम अपने कजन से ऐसे कैसे बात कर सकती हो?
इस पर जैंगफेंग का अंकल गुस्से में अपनी बीवी यानी आंटी पर ही भड़क जाता है। वो शुरू से ही एक लूजर था, हमारी श्यावाई ने क्या गलत कहा। ये सब ड्रामा देखने के बाद जैंगफेंग शांति से कहता है, आंटी कोई बात नहीं, इतने लंबे टाइम तक मेरा ख्याल रखने के लिए शुक्रिया। मैं अब जा रहा हूं ताकि मैं आप लोगों को और परेशान ना करूं। ये बोलकर वो वहां से जाने लगता है, लेकिन आंटी उसे घबराकर रोकने की कोशिश करती हैं। शाओफेंग, तुम रहने कहाँ जा रहे हो? क्या होगा अगर कुछ हो गया तो? लेकिन तभी अंकर बीच में बोल पड़ता है, इसे क्या हो सकता है जब ये इतना बड़ा हो गया है? उसकी बेटी श्यावाई भी हाँ में हाँ मिलाती है। हाँ। ये सब सुनकर जैंगफेंग पलटकर कहता है, मैं यकीन दिलाता हूं, मैं अभी काफी बड़ा हो गया हूं, मैं बाहर आराम से रह सकता हूं, कम से कम अभी से बेहतर, एक जोकर को देखने से तो अच्छा। जोकर वाली बात सुनकर अंकल का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है और वो चिल्लाने लगता है, जैंगफेंग, ज्यादा होशियार मत बनो, निकलो यहां से अभी, क्या समझते हो तुम खुद को? इसके बाद जैंगफेंग सिर्फ अपनी आंटी से कहता है, आंटी चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा, अपना ख्याल रखना। इस पर बेचारी आंटी भी उससे माफी मांगते हुए कहती हैं, शाओफेंग, आंटी को माफ कर देना। और फिर जियांगफेंग वहां से निकलते हुए कहता है, मैं इस जगह पर वापस नहीं आने वाला। घर से निकलने के बाद जियांगफेंग एक पार्क में आकर बेंच पर बैठ जाता है और थकी हुई आवाज में कहता है, मैं बस 1 मिनट के लिए कूल बन रहा था, अब मुझे सिर्फ पार्क में ही सोना पड़ेगा। ये सुनकर पास ही सो रहा एक भिखारी कहता है, मेरा कंबल मत चुराना। ये देखकर जियांगफेंग भी थक हार कर अपनी आंखें बंद कर लेता है, लेकिन तभी उसे एक चीख सुनाई देती है, कोई मदद करो, यहां रॉबरी हो रही है। इधर हम देखते हैं कि 2 गुंडे एक लड़की को घेर कर खड़े थे। वो लड़की घबराते हुए बोल रही थी, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, प्लीज मुझे जाने दो। इस पर वो गुंडे गंदी नीयत से कहते हैं, कोई बात नहीं, अगर पैसा नहीं है तुम हमारे साथ आ सकती हो और खेल सकती हो, हम कोई पैसा नहीं लेंगे। दूसरा कहता है, हाँ ये बॉडी ही शानदार। लेकिन तभी वहां जियांगफेंग आ जाता है। लड़की भी उसे देख लेती है। उस लड़की को देखते ही जियांगफेंग भी उसे पहचान जाता है और सोचता है, ये तो स्कूल की बेब चेन शाओ किंग लगती है। जियांगफेंग को वहां देखकर एक गुंडा चिल्लाकर कहता है, हे, ये तुम्हारा मामला नहीं है, भागो यहां से, मेरे अच्छे प्लान्स में दखल मत डालो। इस पर जियांगफेंग कामली उसके पास आते हुए कहता है, क्या क्या कहा तुमने, मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया? ये सुनकर वो गुंडा गुस्सा होने लगता है। तभी दूसरा गुंडा उस पर अटैक करते हुए कहता है, कमीने, मरना चाहता है क्या? वो जियांगफेंग को पकड़ने ही वाला था, लेकिन जियांगफेंग आसानी से साइड हट जाता है और अगले ही पल उसके पीछे जाकर उसे गर्दन से पकड़कर नीचे दबा देता है। इस पर वो गुंडा चिल्लाने लगता है, कमीने, मरना चाहता है क्या? अपने साथी को पिटता देख दूसरा गुंडा नाइफ निकालकर अटैक करने आता है और कहता है, तुम्हारी मौत आई है। लेकिन जियांगफेंग उसे पहले एक उल्टे हाथ का चांटा मारता है और फिर एक सीधे हाथ का चांटा मारकर उसे भी जमीन पर पटक देता है। ये सब देखते हुए चेन शाओकिंग एकदम शॉक हो जाती है और मन में कहती है, ये कितना स्ट्रांग है। जियांगफेंग उन दोनों गुंडों से कहता है, क्या संतुष्ट हो गए? क्यों ना हम फिर से ट्राई करें? इस पर वो दोनों घबराकर कहते हैं, नहीं, कोई जरूरत नहीं। उन्हें भगाले के बाद जियांगफेंग चेन शाओकिंग से पूछता है, तुम ठीक हो? वो भी कहती है, मैं ठीक हूं, थैंक यू जियांगफेंग। अपना नाम सुनकर जियांगफेंग हैरानी से पूछता है, तुम मुझे जानती हो? इस पर वो एक्साइटेड होकर बताती है, मैंने तुम्हें स्कूल में देखा है, हाँ, लेकिन तुम अब कई ज्यादा हैंडसम लग रहे हो। अपनी तारीफ सुनकर जियांगफेंग भी खुश हो जाता है। तभी चेन शाओकिंग उससे पूछती है, लेकिन तुम इतनी रात को पार्क में क्या कर रहे हो? इस पर जियांगफेंग थोड़ा शर्माते हुए बताता है, कुछ हो गया, मैं अब बेघर हूं। ये सुनते ही चेन शाओकिंग खुशी से कहती है, तो फिर चलो मेरे घर रहो। और फिर वो दोनों चेन शाओकिंग के घर आ जाते हैं। आते ही शाओकिंग कहती है, जब तुम आ ही गए हो तो पीछे मत हटना। अंदर आने के बाद वो पूछती है, कैसा लगा? मेरा घर ठीक है। घर के अंदर आते ही जियांगफेंग मन में सोच रहा होता है, लगता है इसका बैकग्राउंड अच्छा है, इतने बड़े रूम में अकेले रहती है। आगे शाओकिंग उसे अंदर ले जाते हुए कहती है, चलो मैं तुम्हें ऊपर रूम में ले चलती हूँ। वो जियांगफेंग का हाथ पकड़कर उसे ले जाने लगती है। ये देखकर जियांगफेंग भी शर्मा जाता है और कहता है, ओह ठीक है। शाओकिंग जियांगफेंग को उसके रूम के पास ले आती है और कहती है, ये तुम्हारा रूम है। वहां से जियांगफेंग को एक और रूम दिखता है जो शाओकिंग का था और वो सोचता है,
मेरा रूम तो बिल्कुल बगल में है। वाओ, कितना क्लोज डिस्टेंस है। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी शाओकिंग पूछती है, क्या हुआ, क्या तुम इससे खुश नहीं हो? इस पर जियांग फेंग जल्दी से अपना सर हिलाते हुए कहता है, सेटिस्फाइड हूँ, सच में सेटिस्फाइड हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। आगे शाओकिंग उसे बताती है, किचन नीचे है, क्या तुमने डिनर कर लिया, फ्रिज में खाना है। और वो ये बताकर जाती है, मैं पहले नहा लेती हूँ। ये बात सुनते ही जियांग फेंग शाओकिंग को नहाते हुए इमेजिन करने लगता है और सोचता है, ओह ठीक है। लेकिन फिर वो अपने ख्यालों को झटकता है और खुद से कहता है, मैं क्या सोच रहा हूँ, उसने मुझे रहने दिया, यही बड़ी बात है, मुझे अब खाना बनाना चाहिए। और फिर वो किचन में जाकर कुकिंग करने लगता है। वो पहले मीट काटता है, फिर उसे अच्छे से पकाता है और टेबल पर रख देता है। तभी वहां शाओकिंग भी नहाकर आ जाती है, वो भी सिर्फ एक बाथरोब में। आते ही वो कहती है, वाओ, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। इस पर जियांग फेंग बोलने लगता है, हाँ मैं, लेकिन जैसे ही वो शाओकिंग को बाथरोब में देखता है, वो एकदम फ्रीज हो जाता है। ये देखकर शाओकिंग उसे होश में लाती है और कहती है, होश में वापस आओ। इस पर जियांग फेंग भी होश में आता है और शर्माते हुए कहता है, तुम बहुत ज्यादा प्रिटी हो, मैं गलती से अपना होश खो बैठा। इस पर शाओकिंग हंसते हुए कहती है, हाँ जियांग फेंग, तुम कितने रियलिस्टिक हो, कितने क्यूट हो। फिर जियांग फेंग के बनाए ग्रिल पोर्क की तरफ देखती है और पास आकर कहती है, क्या ये ग्रिल पोर्क तुमने बनाया है? जियांग फेंग प्राउडली कहता है, ओ हाँ, मेरी स्किल्स वाकई अच्छी हैं, टेस्ट करके देखो। शाओकिंग भी खाना शुरू करती है और खाते ही कहती है, बहुत यमी है, बहुत डिलिशियस, मैं एक और बाउल ला रही हूँ। ये देखकर जियांग फेंग कहता है, जल्दी मत करो, कोई तुमसे कंपटीशन नहीं कर रहा है। खाना खाने के बाद शाओकिंग अपने रूम में चली जाती है और जियांग फेंग भी अपने रूम में आकर मेडिटेशन करने बैठ जाता है। वो मन में सोच रहा होता है, जिंदा होने के बाद मुझे कल्टीवेशन के लिए सबसे पावरफुल स्किल को प्रिस्क्राइब करने का एक अच्छा मेथड ढूंढना होगा, लेकिन अर्थ में स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत कमजोर है, ये हाई लेवल कल्टीवेशन को सपोर्ट करने के लिए काफी नहीं है। तभी उसे एक मेथड याद आता है, सही 9 डेज टायरेंट मेथड बिल्कुल परफेक्ट है। और फिर वो इस मेथड का इस्तेमाल करके स्पिरिचुअल एनर्जी अब्जॉर्ब करने लगता है और उसे अपने अंदर स्टोर करता है। ऐसे ही कल्टीवेशन करते करते सुबह हो जाती है। जियांग फेंग अपनी आंखें खोलता है और कहता है, पूरी रात के बाद मैंने सिर्फ थोड़ी सी ही जेन्युइन एनर्जी जमा की है, मैं फर्स्ट रैल्म तक कभी पहुंचूंगा, फर्स्ट रैल्म के बाद ही बेसिक्स तक पहुंच सकता हूं। फिर वो बाहर उगते हुए सूरज को देखता है और कहता है, अभी मार्शल आर्ट स्किल्स की प्रैक्टिस करने का परफेक्ट टाइम है। इसके बाद वो घर से बाहर आकर एक खुली जगह पर प्रैक्टिस करने लगता है। वो अपनी स्पिरिट एनर्जी से एक अटैक करता है जो एक टाइगर के हेड जैसा दिखता है। वो अटैक जमीन पर लगता है और एक ब्लास्ट होता है। ये देखकर जियांग फेंग कहता है, ये कुछ लग तो रहा है, लेकिन मेरी पूरी ताकत को एक्टिवेट करने के लिए काफी जेन्युइन एनर्जी नहीं है, पर यह फिलहाल अर्थ के लिए काफी है। तभी उसने जहां ब्लास्ट किया था वहां उसे एक स्पिरिट रॉक मिलता है। ये देखकर वो हैरान होता है, हाँ ये क्या है? वो उस रॉक को उठा लेता है और खुश होकर कहता है, बढ़िया, कभी सोचा नहीं था कि मुझे यहाँ एक स्पिरिचुअल रॉक मिलेगा, अब मेरी कल्टीवेटिंग और तेज हो जाएगी। फिर वो स्पिरिट रॉक को रख देता है और कहता है, हाँ खाना बनाने का टाइम हो गया। किसे पता था कि हमारी कैंपस बेले की इतनी बड़ी भूख है, पेट ना भरना अच्छी बात नहीं है। तभी उसका फोन बजने लगता है और रिंगटोन भी सुनो भाई, इफ यू हैड अ चांस टू रीस्टार्ट। जियांग फेंग फोन उठाता है, हेलो जीजे, आज सैटरडे है तो मुझे इतनी सुबह क्यों कॉल कर रहे हो? दूसरी तरफ से उसका दोस्त घबराई हुई आवाज में बताता है, जियांग फेंग, तुम्हें पता है कि कल वाला वो बड़ा आदमी मर गया है। और फिर सीन शिफ्ट होता है एक कैफे में जहां वो दोनों मिलते हैं। उसका दोस्त चेंग आगे बता रहा होता है, आज सुबह जुबाजिए ने मुझे एक मैसेज भेजा, कह रहा था कि लू ग्वांग पहले ही उसके छोटू भाइयों द्वारा मार दिया गया है और हमें शांत रहना चाहिए। इस पर जियांग फेंग कहता है, जुबाजिए के छोटे भाई बहुत बेरहम है, क्या ये लियांग डाओ चाओ की वजह से है? ये सुनकर उसका दोस्त कांपने लगता है और कहता है, मुझे नहीं पता, उन लोगों के ग्रुप से मुझे डर लगता है इसलिए। इस पर वो उसे शांत करते हुए कहता है, चिंता मत करो, अगर वे कुछ कर रहे हैं तो वो मेरी तरफ होगा, मैं कमजोर नहीं हूं। इस पर उसका दोस्त कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है, तुम भी मेरे भाई हो, हालांकि मैं मदद नहीं कर सकता। वो आगे बात बदल कर कहता है, मैंने सुना है तुम्हें घर से निकाल दिया गया है, क्या हुआ, तुम कहाँ रहने जा रहे हो? इस पर जियांग फेंग बात को टाल देता है, ना कुछ बुरा नहीं हुआ, कुछ बड़ा नहीं हुआ, मैं बाहर कोई ना कोई जगह ढूंढ लूंगा। हाँ। इसके बाद जियांग फेंग शाओकिंग के घर वापस आ जाता है, लेकिन आगे का नज़ारा देखकर वो कंफ्यूज हो जाता है। हम देखते हैं कि एक लड़का लियांग डाओ चाओ शाओकिंग के लिए फूल लेकर आया होता है और बोल रहा होता है, आह डार्लिंग शाओ यान। तभी शाओकिंग भी बाहर आती है और गुस्से में चिल्लाकर कहती है,
लियांग दाओ चाओ, मुझे तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा कि मुझे परेशान मत करो, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बनूंगी। इस पर वो लड़का कहता है, शाओ यान, बस मान जाओ। ये पूरा सीन जियांग फेंग साइड से खड़ा देख रहा होता है। लियांग दाचाओ आगे बोल रहा होता है, मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। इस पर शाओ किंग गुस्से में आग बबूला होते हुए कहती है, लियांग दाचाओ अपनी ये मीठी बातें वापस ले लो, इसका मुझ पर कोई असर नहीं होता। तुम मुझे पहले ही आधे साल से परेशान कर रहे हो, प्लीज चले जाओ। और हाँ, मुझे शाओयान मत बुलाओ, हम इतने क्लोज नहीं हैं। तभी उन दोनों के बीच में जैंगफंग आवाज करता है, अहम। उसे वो दोनों देख लेते हैं। अगले ही पल शाओ किंग जैंगफंग का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, कहाँ चले गए थे, मैं तुम्हें सुबह से ढूंढ नहीं पा रही थी। इस पर जैंगफंग बताता है, सॉरी, मैं एक दोस्त से मिलने गया था, मैं तुम्हें बिना बताए चला गया क्योंकि मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। ये देखकर लियांग दाचाओ की जेलसी से जल जाती है और वो गुस्से में कहता है, तुम लोग एक साथ रह रहे हो, ये जंगली लड़का कहाँ से आया? इस पर जैंगफंग शांति से अपना इंट्रोडक्शन देता है, हेलो, मैं जैंगफंग हूँ। नाम सुनते ही लियांग दाचाओ सीरियस होते हुए कहता है, तुम ही वो जैंगफंग हो। इस पर जैंगफंग भी कामली कहता है, हाँ, मुझे नहीं पता तुम किस जैंगफंग की बात कर रहे हो, लेकिन मैं जैंगफंग हूँ। तभी लियांग दाचाओ चिल्लाकर कहता है, शाओयान, तुम उस जैसे गरीब और कंगाल लड़के को कैसे चुन सकती हो, वो मुझसे बेहतर कैसे है? इस पर शाओयान भी गुस्से में कहती है, भले ही उसके पास कुछ ना हो, वो फिर भी तुमसे बेहतर है। और ये बात सुनकर लियांग डा आगे कहता है, क्योंकि तुम शाओयान के दोस्त हो, मैंने आज रात एक पार्टी रखी है, तुम भी शाओयान के साथ क्यों नहीं आ जाते? लेकिन मन ही मन वो सोच रहा होता है कि तेरी हिम्मत कैसे हुई इस यंग मास्टर को शर्मिंदा करने की। देखता हूं जब तू मेरे हाथों में होगा तुझे कैसे तरपाता हूं। इस पर शाओयान भी फौरन हां कह देती है, ठीक है, हम टाइम पर वहां पहुंच जाएंगे। तब लियांगडा अपना हाथ जियांग फेंग की तरफ बढ़ाता है और एड्रेस बताता है, जिन बी हुए हुआंग होटल का 6th फ्लोर, 7 बजे पहुंच जाना, लेट मत होना, अच्छा होगा अगर तुम कपड़े बदल कर आओ। इस पर जियांग फेंग भी उससे हाथ मिला लेता है, लेकिन अगले ही पल वो लियांगडा का हाथ दबा देता है और कहता है, चिंता मत करो, तुम बस अपना ख्याल रखो, मैं टाइम पर पहुंच जाऊंगा। लियांगडा ने भी पूरी कोशिश की जियांग फेंग का हाथ दबाने की, लेकिन उससे हो ही नहीं पाया। ये देखकर वो मन में सोचता है, ये लड़का ये इतना स्ट्रांग क्यों है? और फिर वो वहां से निकलकर अपनी कार में बैठ जाता है। उसके जाते ही शाओयान थोड़ा शर्माते हुए कहती है, सॉरी, तुमने मेरी फिर से मदद की, थैंक यू। अगर ऐसा है तो तुम्हें लोगों की पूरी मदद करनी चाहिए, पूरी रात। तुम मेरे अरेंजमेंट्स को नहीं सुनोगे। ये कहते हुए वो जिस तरह एक्ट कर रही थी, उस सीन को देखकर जियांग फेंग के नाक से ब्लीडिंग होने लगती है, जिससे वो जैसे तैसे रोके रखता है। शाओयान तब उससे पूछती है, क्या ये ठीक है? जियांग फेंग भी बस ओके कह पाता है। इससे शाओयान खुश हो जाती है और कहती है, बढ़िया। और इसके बाद रात होते ही वो दोनों तैयार होकर उस होटल में एक रेड कार से पहुंच जाते हैं। कार रुकने के बाद जैसे ही वो दोनों उतरते हैं, वहां खड़े लोग उन्हें देखकर बातें करने लगते हैं। वाओ, ये चेंग शाओयान है, कितनी प्रिटी है। उसके साथ ये हॉट लड़का कौन है? एक हैंडसम आदमी और गॉर्जस औरत, क्या जोड़ी है। तभी आगे से जियांग फेंग शाओयान से अपने सूट के लिए बोलता है, थैंक यू, जब मेरे पास पैसे आ जाएंगे तो मैं लौटा दूंगा। वो दोनों अंदर आ जाते हैं। इस पर शाओयान कहती है, क्या मैंने कहा नहीं कि ये तुम्हारे लिए गिफ्ट है? मैं गुस्सा हो जाऊंगी अगर तुमने लौटाने की बात की तो। वो दोनों हंसते हुए अंदर ही जा रहे होते हैं कि तभी पीछे से लियांगडा भी आ जाता है और कहता है, शाओयान, तुम यहां हो? शाओयान भी रिप्लाई करती है, हाँ। तब लियांगडा उसे इम्प्रेस करने के लिए कहता है, शाओयान, मैंने तुम्हारा फेवरेट फ्रेंच केक तैयार करवाया है, मैं तुम्हारे लिए लाता हूं। इस पर शाओयान साफ मना कर देती है, कोई जरूरत नहीं, जियांग फेंग मेरे साथ रहेगा। हाँ। इधर लियांगडा जियांग फेंग को ऊपर से नीचे देखकर ताना मारते हुए कहता है, कभी सोचा नहीं था कि तुम ये आउटफिट बदलने के बाद इतने अच्छे लगोगे। इस पर जियांग फेंग भी पलटकर सॉलिड जवाब देता है, तुम ज्यादा ही तारीफ कर रहे हो, कुछ लोगों की तरह नहीं जो इतना हाई एक्ट करते हैं, एक कुत्ते से बेहतर भी नहीं। ये सुनते ही लियांगडा गुस्से से लाल हो जाता है और चिल्लाकर कहता है, तुमने अभी क्या कहा? वहीं लुको। और अगले ही पल वो जियांग फेंग का कॉलर पकड़ लेता है और कहता है, तुम्हें कचरे हो जो औरतों पर पलते हो, तुम्हारी यहां आने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? ये देखकर शाओयान गुस्से में चिल्लाती है, लियांगडा चाओ, ये क्या कर रहे हो? लियांगडा अभी भी गुस्से में जियांग फेंग का कॉलर पकड़े हुए था कि शाओयान फिर से बोलती है, लियांगडा चाओ, जियांग फेंग मेरा दोस्त है, अगर तुम्हारी यही हरकतें रहीं तो हम यहां से चले जाएंगे। तभी वहां एक और लड़की वाइन पीते हुए आती है और आगे देखते हुए कहती है, क्या ये चेंग शाओयान नहीं है? पास आने के बाद वो पूछती है,
कितना बड़ा कोइंसिडेंस है, ये हॉटी कौन हो सकता है? तभी जियांग फेंग उसे देखने लगता है और कुछ सोचने लगता है। फिर वो उसके पास जाकर अपना इंट्रोडक्शन देता है। हेलो, मैं जियांग फेंग हूँ, आपसे मिलकर खुशी हुई कैंपस बेल। इस पर वो कैंपस बेल कहती है, तुम वही जियांग फेंग हो ना जिसे शिया वान जुन ने डम कर दिया था? इस पर वो भी कामली कहता है, हाँ वो मैं ही हूँ। वो लड़की आगे कहती है, हेलो, लेकिन मन में सोचती है, इतना टैलेंटेड, इतने बड़े ऑरा के साथ ये रूमर्स वाला निकम्मा तो नहीं लगता। तभी इधर से ल्यांगदा वहां से जाते हुए कहता है, ठीक है बातें बंद करो, हमारा शो शुरू होने वाला है, चलो सब लोग शांत हो जाओ। अगले ही पल सारी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। ये देखकर लोग चिल्लाने लगते हैं, क्या हुआ, लाइट्स क्यों बंद हो गईं? ये क्या हो रहा है? तभी लाइट्स वापस ऑन होती हैं और ल्यांगदा स्टेज पर बोलना शुरू करता है, आप सबका शुक्रिया हमें सपोर्ट करने के लिए। आज मैं आप सबको एक खास खजाना दिखाऊंगा, प्लीज एक नज़र डालिए। ये हमारी कंपनी का सबसे न्यूएस्ट प्रोडक्ट है। ये अफ्रीका के जेम से बना है और खुद फेइर बासी ने इसे डिजाइन किया है। सबसे स्टाइलिश और पॉपुलर चीज से बना है। इसे कहते हैं हार्ट ऑफ लव। आज ये प्रोडक्ट यहीं बेचा जाएगा। ये हर आदमी के लिए अपनी गर्लफ्रेंड को देने के लिए सबसे बेस्ट चॉइस है। स्टार्टिंग प्राइस है 300 मिलियन। ये देखते ही सभी लोग आपस में बातें करने लगते हैं। वाओ, कितना प्रिटी है डार्लिंग, मुझे ये चाहिए। वाओ, 300 मिलियन, फाइनल प्राइस तो 1000 मिलियन से ऊपर जाएगा। ये मेरी जिंदगी का देखा हुआ सबसे प्रिटी जेमस्टोन है। ये देखकर शाओयान भी इंप्रेस होकर कहती है, वाओ कितना प्रिटी है। आगे से लियांगदा ये सब देखकर मनी मन सोच रहा होता है, देखो कोई भी औरत एक्सेसरीज के लालच से बच नहीं सकती और वो कंगाल किसान कभी भी इस रैंक की चीज अफोर्ड नहीं कर पाएगा। इधर जियांग फेंग किसी गहरी सोच में डूबा हुआ था और बेल भी उस जेम को गौर से देखते हुए कहती है, ये ब्लू जेम वाकई में स्पेशल है, लेकिन इसमें कुछ अजीब लग रहा है। तभी जियांग फेंग उससे पूछता है, ओ क्या कैंपस बेल चू के पास कोई ओपिनियंस है? और मन में सोचता है, क्या इसने भी उस ब्लू जेम से निकलने वाली स्पिरिचुअल पावर को महसूस कर लिया? इस पर बेल बात को टाल देती है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही रैंडम ख्याल था। लेकिन मनी मन वो भी सोच रही होती है, ये फीलिंग ये बिल्कुल वैसी ही है जब ग्रैंडपा ने वो लेजेंडरी चीज ढूंढी थी। उधर स्टेज पर लियांगदा आगे बोल रहा होता है, मुझे यकीन है कि किसी ने भी आज एक ऑक्शन की उम्मीद नहीं की थी, लेकिन कोई बात नहीं अगर आप पैसे नहीं लाए हैं। उम्मीद है आप सब आगे आने वाली एक्टिविटीज में मजे करेंगे। ये बात सुनते ही सभी लोग चिल्लाने लगते हैं, कैसी एक्टिविटीज? यंग मास्टर लियांग कितने थॉटफुल हैं, मुझसे इंतजार नहीं हो रहा। तभी स्टेज पर एक लड़की आती है, इंस्ट्रूमेंट बजाने लगती है। ये धुन सुनते ही सभी लोग कहने लगते हैं, ये तो ब्यूटी फॉल मून है जो पहला फोक इंस्ट्रूमेंट परफॉर्म कर रही है। सोचा नहीं था वो हमारे लिए यहाँ परफॉर्म करेगी। कितना अच्छा लग रहा है, कितना लवली है। इधर जियांग फेंग भी उस धुन को सुनने के बाद कहता है, ये सच में मदहोश कर देने वाला है। और शाओयान तो जितार की धुन में पूरी तरह खो चुकी थी। परफॉर्मेंस के बाद जब वो लड़की खड़ी हो जाती है, तभी लियांगदा स्टेज पर बोलता है, अब जब सब लोग खुश हैं तो मैं भी एक सोलो परफॉर्म करूंगा, लेकिन इसे और भी मजेदार बनाने के लिए मैं जियांग फेंग के साथ एक कंपटीशन रखूंगा। खुशकिस्मती से मिस फॉल मून यहाँ है और वो हमारी जज बन सकती हैं। कैसा रहेगा? क्या तुम्हारे ऊपर आने की हिम्मत है? इस पर शाओयान फौरन गुस्सा हो जाती है और कहती है, लियांगदा चाओ, सब जानते हैं कि तुम फोक इंस्ट्रूमेंट्स में कितने अच्छे हो। तुम जियांग फेंग से कैसे कंपेयर कर सकते हो जिसने पहले कभी एक इंस्ट्रूमेंट को हाथ भी नहीं लगाया? लियांगदा की ये बात सुनकर सभी लोग आपस में बातें करने लगते हैं। इस लड़के का चैन साओ क्विंग के साथ इतना अच्छा रिलेशनशिप है, कोई हैरानी नहीं कि लियांगदा चाओ इसे परेशान कर रहा है। ये तो एक अच्छा शो होने वाला है। ओ नहीं, मैंने सुना है इसके कपड़े भी चैन साओ क्विन ने खरीदे हैं। ये पक्का किसी गरीब फैमिली से है, इसके पास फोक इंस्ट्रूमेंट्स बनाने के पैसे कहां से होंगे? ये सब सुनने के बाद जियांग फेंग आगे बढ़ता है और कामली कहता है, ठीक है, मैं तुमसे कंपीट करूंगा, लेकिन अगर मैं जीता तो तुम्हें अपना हार्ट ऑफ लव मुझे देना होगा और मेरे सामने झुकना होगा। मुझे ग्रैंडपा बुलाओ। ये सुनते ही लियांगदा गुस्से से फट पड़ता है और चिल्लाता है, मरना है क्या तुझे? तेरी ये कहने की हिम्मत भी कैसे हुई? हाँ, अगर तुम हार गए तो? लियांगदा की बात सुनकर जियांग फेंग एकदम सीरियस टोन में कहता है, तो फिर मैं अपनी जान दे दूंगा। ये कहते ही वो कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ने लगता है। जियांग फेंग के इस फियरलेस एटीट्यूड को देखकर शाओयान और कैंपस बेल चू दोनों एक साथ अपने मन में सोचती हैं, ये बंदा कितना हैंडसम है। इधर जियांग फेंग का डिसीजन सुनकर लियांगदा फौरन एक लाइफ एंड डेथ सर्टिफिकेट निकालता है और जियांग फेंग को दिखाते हुए कहता है, ठीक है, ये देख, बाद में पीछे मत हटना। लेकिन जियांग फेंग बिना डरे उस पर साइन कर देता है और पलट कर कहता है, ओनर होने के नाते पहले तुम्हें जाना चाहिए।
इस पर लियांगदा भी एटीट्यूड में कहता है, तुम तो वैसे भी हारने वाले हो। अगले ही पल लियांगदा स्टेज पर जाता है और अपना इंस्ट्रूमेंट बजाना शुरू कर देता है। उसके म्यूजिक में इतना पावर था कि लोग भी आपस में बात करने लगते हैं। जैसा कि मास्टर लियांगदाओ चाओ की स्किल से उम्मीद थी, उनसे तो लोग डर से काम जाते हैं। अपना परफॉर्मेंस खत्म करके वो जियांग फेंग को घूरते हुए कहता है, अब तेरी बारी। जियांग फेंग कामली उसकी तरफ देखता है और कहता है, तुम्हारा परफॉर्मेंस काफी अच्छा था। ये सुनते ही लियांगदा उसे टॉन्ट मारता है, मैं सलाह दूंगा कि ये सब छोड़ दो, नहीं कर सकते तो मान लो, बेवकूफ बनके बेइज्जती मत कराओ, वैसे भी अब बहुत देर हो चुकी है। इस पर जियांग फेंग हल्की सी स्माइल करता है और लियांगदा के पास आकर उसे डायरेक्ट पूछता है, तुम्हें इतना यकीन कैसे है कि मैं नहीं कर सकता? क्या दूसरों के बारे में पहले से सोच लेना एक आदमी को शोभा देता है? अब लियांगदा बोलता है, बकवास बंद कर और शुरू हो जा। अगर तू सच में जीत गया, मैं कोई फालतू बात नहीं करूंगा। इसके बाद जियांग फेंग स्टेज पर जाता है। वो पहले अपनी उंगलियां फोड़ता है और फिर अपना ट्यून बजाना शुरू करता है। उसका म्यूजिक इतना कमाल का था कि शाओयान और कैंपस बेल चू उसमें पूरी तरह खो जाती हैं और उनके मुंह से निकलता है, जबरदस्त। यहां तक कि जो एक्सपर्ट मिस फॉल मून थी, वो भी उसके म्यूजिक से इंप्रेस हो जाती है और मन में कहती है, ये धुन। जैसे ही जियांग फेंग अपना ट्यून खत्म करता है, सारी ऑडियंस झूम उठती है। वाह क्या बात है, फॉल मून से बिल्कुल कम नहीं, सोचा नहीं था। इधर ये सब देखकर लियांगदा का चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था और वो दांत पीसते हुए बड़बड़ाता है, कमीने। तभी मिस फॉल मून आगे आती है और जियांग फेंग से रिक्वेस्ट करती है, आपकी स्किल्स तो एक मास्टर से भी बढ़कर हैं, प्लीज मुझे अपनी शिष्या बना लो। ये सुनते ही वहां खड़े सारे लोग शॉक हो जाते हैं। क्या फॉल मून जियांग फेंग को अपना मास्टर बनाना चाहती है? फॉल मून तो खुद फोक इंस्ट्रूमेंट्स की मास्टर है, वो झूठ नहीं बोल रही होगी। इधर शाओयान और कैंपस बेल भी पूरी तरह हैरान थी, लेकिन जियांग फेंग अपने मन में किसी और को याद कर रहा था। मास्टर, आपको ये धुन मेरे लिए हर रोज बजानी होगी ताकि मैं अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी कंडेंस कर सकूं। काश हम फिर मिल पाएं। फिर वो फॉल मून की तरफ मुड़ता है और कहता है, मिस फॉल मून, मैं कोई मास्टर नहीं हूं और मेरे पास आपको सिखाने का टाइम नहीं है। ये सुनकर फॉल मून उसे रोकते हुए कहती है, हाँ प्लीज रुको, प्लीज एक बार और सोच लो, मैं सच में आपसे सीखना चाहती हूँ। ये सीन देखकर लियांगडा गुस्से से पागल हो रहा था और मन में कहता है, नफरत हो रही है। इधर जियांग फेंग फॉल मून को समझा रहा होता है, मैं सच में बिजी हूँ, शायद तुम्हें बहुत लंबा वेट करना पड़े, इसलिए ज्यादा उम्मीद मत रखो। लेकिन फॉल मून भी जिद पर अड़ जाती है, कोई बात नहीं, मैं वेट कर सकती हूँ। तभी लियांगडा बीच में चिल्लाते हुए आता है, जियांग फेंग, तुम खुद को समझते क्या हो? ये तुम्हारी किस्मत है कि मिस फॉल मून तुमसे इतनी इंप्रेस्ड हैं। इस पर जियांग फेंग हंसते हुए पलटता है, लियांगडा चाओ, तुम शायद हमारा वादा भूले नहीं हो। मिस फॉल मून तो मेरी स्किल्स जज कर चुकी हैं, तुम्हें कुछ कहना है? अपनी हार सामने देखकर लियांगडा कांपने लगता है। तो जियांग फेंग उस पर दबाव बनाते हुए कहता है, मिस्टर लियांग, तुम पहले तो बड़े सीरियस थे, अगर तुम अपने वादे पूरे नहीं करोगे तो पूरी मेलोंग सिटी में तुम्हारी थू-थू होगी। लियांगडा गुस्से और शर्म से कांप रहा था। तभी कैंपस बेल चूचिंग बीच बचाव करते हुए कहती है, जियांग फेंग, मुझे लगता है अब बस करो, वो बस एक मजाक था, दिल पे मत लो, इतना सीरियस मत हो। जियांग फेंग भी चिंग की बात मान लेता है, ठीक है, मैं मिस चूचिंग की वजह से मान जाता हूँ। लेकिन तभी लियांगडा जोर से चिल्ला उठता है, नहीं, मुझे किसी की दया नहीं चाहिए, मैं लियांगडा चाओ अपना वादा पूरा करूंगा। और ये कहते ही वो घुटनों पर बैठ जाता है और मजबूरी में कहता है, दादाजी। ये देखते ही जियांग फेंग भी उसकी एक्टिंग करता है, हाँ ठीक है, थोड़ी हिम्मत रखो, तुम अच्छे पोते हो। ये सीन देखते ही वहां खड़े सभी लोग जोर से हंसने लगते हैं। लेकिन इन सब के बीच चूचिंग साइड में खड़ी कुछ गहरा सोच रही थी। इधर जियांग फेंग उस हार्ट ऑफ लव नेकलेस को उठाता है जो उसने कॉम्पिटिशन में जीता था। वो उसे देखते हुए मन में सोचता है, जैसा सोचा था इसमें स्पिरिचुअल पावर है। अगले ही पल वो शाओयान के पास जाता है और नेकलेस उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहता है, आओ, ये तुम्हारे लिए है। शाओयान ये देखकर एकदम सरप्राइज हो जाती है, ये मेरे लिए है? जियांग फेंग कहता है, हाँ तुम्हारे लिए। शाओयान पहले मना करने लगती है, ये बहुत कीमती है, मैं ये कैसे ले सकती हूँ? लेकिन जियांग फेंग उसका हाथ पकड़कर नेकलेस उसमें थमा देता है और कहता है, कोई बात नहीं, मैंने ये तुम्हारे लिए ही जीता है। शाओयान ये लेकर बहुत खुश हो जाती है, जियांग फेंग थैंक यू, ये मुझे बहुत पसंद आया। वो इतनी खुश थी कि आगे बढ़कर जियांग फेंग को एक लिप किस कर देती है। लेकिन थोड़ी दूर खड़ी चूचिंग ये सब देखकर खुश नहीं लग रही थी। ऐसा लगता है उसे शाओयान से जलन होने लगी है, इसलिए वो अपना मुंह दूसरी तरफ घुमा लेती है। सीन शिफ्ट होता है। इवेंट खत्म होने के बाद जियांग फेंग और शाओयान कार में बैठकर घर के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में शाओयान आज के लिए जियांग फेंग को थैंक यू कर रही थी। इस पर जियांग फेंग कार चलाते हुए कहता है, रख लो, मुझे तो तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए, तुमने मुझे अपर सोसाइटी दिखा दी। शाओयान थोड़ा शर्माते हुए कहती है, ये इवेंट और आज का तुम्हारा स्टाइल, यहाँ तक कि तुम्हारी जिधर स्किल, ये सब इसलिए है क्योंकि हम अपर सोसाइटी के लोगों से मिलते जुलते हैं। ये बात सुनकर जियांग फेंग मन में सोचता है, सही कहा, वहां की सोसाइटी में इससे ज्यादा और कुछ देखने को है भी नहीं।
तभी जियांगफेंग नोटिस करता है कि दो कार उनका पीछा कर रही हैं। जैसे ही उनकी लाइट मिरर से उसकी आंखों पर पड़ती है, वो कंफ्यूज हो जाता है। क्या हुआ? शाओयान भी घबराकर पूछती है, जियांगफेंग ये क्या हो रहा है? जियांगफेंग सिचुएशन समझ जाता है और कहता है, लगता है बदला लेने वाले आ गए हैं। फिक्र मत करो शाओचिंग, कस के बैठो। ये कहती वो कार का गियर चेंज करता है और स्पीड बढ़ा देता है। लेकिन पीछे वाली दोनों कार्स भी उनके करीब पहुंच जाती हैं। एक कार में लियांगडा का बंदा उससे कहता है, भाई चाओ, जियांगफेंग तेजी से आगे निकल रहा है। लियांगडा गुस्से में चिल्लाता है, क्या? पीछा करो, उसे खो मत देना। जियांगफेंग अपनी कार की स्पीड और बढ़ा देता है और एक शार्प टर्न लेता है। ये देखकर लियांगडा का आदमी कहता है, उसने टर्न ले लिया। लियांगडा ऑर्डर देता है, आगे बढ़ो, स्पीड बढ़ाओ। लियांगडा अब कार से बाहर चिल्लाते हुए कहता है, जियांगफेंग आजा, एक डेथ बैटल करते हैं। जियांगफेंग भी पलटकर जवाब देता है, मैं तुम्हें अपने इस फैसले पर पछताने दूंगा। इधर लियांगडा अपने मन में कसम खाता है, मैं तुझे मारकर ही दम लूंगा। दोनों तरफ से गाड़ियां फुल स्पीड में भाग रही थीं। आगे एक मोड़ पर लियांगडा का अपना ही बंदा उसके सामने आ जाता है और लियांगडा उसे ठोकर मारते मारते बचता है। ये देखकर जियांगफेंग कहता है, हाँ चलो, मुझे मारना चाहते हो? इतना आसान नहीं है। लियांगडा का बंदा डर कर चिल्लाता है, भाई चाओ, आपने तो मुझे लगभग ठोक ही दिया था। लियांगडा उस पर भड़क जाता है, हट, चुप हो जा, जियांगफेंग को मारना ही होगा। इसके बाद जियांगफेंग हल्की सी ब्रेक मारता है, उनकी कार के बराबर आता है और उनकी एक कार में साइड से टक्कर मारने लगता है। इधर लियांगडा मन में सोच रहा था, जियोनफेंग बस मर जा, पहाड़ के पास हाईवे है, मैं तुझे वहीं मार दूंगा। तभी जियांगफेंग भी सिचुएशन को एनालाइज करता है, स्पोर्ट्स कार है, काफी करीब आ गई है, चलो तुम्हें उस ट्रिक से हराता हूं। वो साइड में बेटी शाओयान से पूछता है, शाओचिंग तुम ठीक हो ना? शाओयान बहुत डरी हुई थी, लेकिन हिम्मत दिखाते हुए कहती है, नहीं मैं ठीक हूं, बस तुम ध्यान से। जियांगफेंग उसे रीएश्योर करता है, चिंता मत करो, ये जल्दी खत्म होगा। ये कहते ही वो गियर शिफ्ट करता है और कार का इंजन जोर से रंबन करने लगता है। जियांगफेंग कहता है, चलो, लगता है ये कार असली गैस यूज कर रही है, काम बन जाएगा, तुम लोग अब बिल्कुल नहीं जीत सकते। इतना कहते ही जियांगफेंग कार को रॉकेट की रफ्तार से भगाने लगता है। इंजन की बजिंग साउंड गूंज उठती है। ये अनएक्सपेक्टेड स्पीड देखकर लियांगडा और उसका बंदा दोनों शॉक हो जाते हैं। लियांगडा हैरानी में चिल्लाता है, नामुमकिन, हमारी स्पीड 150 किलोमीटर पर आर है, उसकी कार इतनी स्पीड तक पहुंच ही नहीं सकती। लेकिन फिर भी वो दोनों पीछा नहीं छोड़ते। ये देखकर जियांगफेंग कहता है, अभी भी पीछा कर रहे हैं, लगता है सच में मुझे मारना चाहते हैं, लेकिन तुम लोग खुद अपनी मौत ढूंढ रहे हो। तभी सामने एक बहुत शार्प टर्निंग पॉइंट आ जाता है। जियांगफेंग मन में कहता है, तुम्हारे इरादे पहले खराब थे, मुझे दोष मत देना। पीछे से लियांगडा का बंदा अभी भी चिल्ला रहा था, जियांगफेंग भाग मत। अचानक लियांगडा को वो कर्व दिख जाता है और वो जोर से चिल्लाता है, आगे मोड़ है, स्पीड कम करो। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जियांगफेंग तो एक परफेक्ट शार्प टर्न मारकर निकल जाता है, मगर लियांगडा का बंदा अपनी स्पीड संभाल नहीं पाता और सीधा खाई में जा गिरता है। ये देखकर शाओयान घबरा जाती है। जियांगफेंग उसे शांत करते हुए कहता है, शाओकिंग फिक्र मत करो, उन्होंने पहले मुझे मारने की कोशिश की, मैं तो बस एहसान चुका रहा हूं। अपने आदमी को गिरते देख पीछे से लियांगडा गुस्से में पागल हो जाता है और जियांगफेंग को गाली देने लगता है, जियांगफेंग कमीने, मैं तुझे मार डालूंगा। वो अपनी स्पीड बढ़ा के जियांगफेंग को टक्कर मारने के लिए आगे बढ़ता है। उससे गुस्से में आता देख जियांगफेंग मन में सोचता है, गुस्से में अपना होश खो बैठा, अब तेरी मौत और भी करीब है। अगले ही मोड़ पर जियांगफेंग फिर से एक शार्प टर्न मारता है। लियांगडा को लगता है कि यह अच्छा मौका है और वो उसे टक्कर मारने के लिए अपनी कार घुमाता है। हाँ, अब तू पलटेगा, देखता हूं मैं तुझे कैसे नहीं ठोकता। जियांगफेंग बस कहता है। लियांगडा पूरी स्पीड में आके जियांगफेंग की कार में ठोक देता है, या कम से कम उससे ऐसा लगता है। लेकिन जब वो सामने देखता है तो वो शॉक हो जाता है। उसका फ्रंट ग्लास टूट चुका था। उसने जियांगफेंग की कार को नहीं, बल्कि रास्ते के साइड में लगे सेफ्टी बैरियर को ठोक दिया था। टक्कर इतनी जोरदार थी कि उसकी कार बैरियर तोड़ती हुई सीधा खाई में जा गिरती है। अपने दुश्मनों से छुटकारा पाने के बाद जियांगफेंग कार की स्पीड धीमी करता है और कहता है, शाओकिंग चलो तुम्हें पहाड़ी के ऊपर से नज़ारा दिखाता हूं। शाओयान भी सहमत हो जाती है। वो दोनों कार रोककर नीचे उतरते हैं और वहां से शहर का खूबसूरत नज़ारा देखने लगते हैं। तभी जियांगफेंग शाओयान से पूछता है, शाओकिंग तुम्हें लगता है मैंने जो किया वो गलत था? इस पर शाओयान कामली जवाब देती है, मौत तो आनी ही है, अपनी जान बचाना गलत नहीं है। ऊपर से उन्होंने पहले पंगा लिया था, ऐसे लोग जिंदा रहकर दूसरों को बस नुकसान ही पहुंचाते हैं। ये सुनकर जियांगफेंग इंप्रेस होता है, तुम्हारी अपनी अलग सोच है, बाकी लड़कियों जैसी नहीं। शाओयान हंसते हुए कहती है, मुझे भी लगता है तुम बाकी लड़कों से अलग हो, तुम एकदम मिस्ट्री जैसे हो, है ना? ये सुनकर जियांगफेंग थोड़ा शर्मा जाता है और कहता है, मैं
शाओयान उसका हाथ पकड़ लेती है और समझाते हुए कहती है, कोई बात नहीं, जब सही टाइम लगे तब बता देना। जियांग फेंग भी उसकी बात मान जाता है। सही टाइम आने पर मैं तुम्हें सब बता दूंगा। सीन शिफ्ट होता है। कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि जियांग फेंग सुबह सुबह रनिंग कर रहा है। अपनी रनिंग खत्म करने के बाद वो बैठ जाता है और कहता है, सुबह कंगफू प्रैक्टिस और फिर कुछ राउंड रनिंग करके पसीना बहाने के बाद अब अच्छा लग रहा है। तभी उसे साइड से हैक 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 की आवाजें आती हैं। जब वो उस तरफ देखता है तो पाता है कि एक ओल्ड मैन वहां मार्शल आर्ट्स प्रैक्टिस कर रहा है। प्रैक्टिस के बाद वो ओल्ड मैन बैठ के मेडिटेट करने लगता है। उसे देखकर जियांग फेंग मन में एनालाइज करने लगता है, ये तो रीइंफोर्समेंट स्टाइल कर रहे हैं, तभी इस उम्र में भी इतने फिट है। हालांकि ये इमॉर्टल वर्ल्ड के स्टाइल से थोड़ा अलग है, पर इंसानों के लिए ये बहुत कीमती स्टाइल है। अच्छा, तो ये स्टाइल उनके इन्फेक्शन को फैलने से रोक रहा है, पर उसे ठीक नहीं कर पा रहा। जियांग फेंग कुछ देर सोचने के बाद वहां से उठता है और जाने लगता है। सबकी अपनी किस्मत है, अब स्कूल के लिए निकलना चाहिए। अगले सीन में जियांग फेंग शाओयान के साथ कार में स्कूल पहुंचता है। कार से उतरने के बाद शाओयान जियांग फेंग से कहती है, जियांग फेंग, सॉरी मैं तुम्हें ड्राइवर की तरह ट्रीट कर रही हूं, ये लो कार की तुम ही रखो। शाओयान की बात सुनकर जियांग फेंग कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारा शुक्रिया करता हूं कि तुमने मुझे लिफ्ट दी। और फिर वो मन में सोचता है, शाओकिंग का हेयर स्टाइल बदल गया है, कितनी क्यूट लग रही है। इसके बाद दोनों स्कूल के अंदर आ जाते हैं, लेकिन जैसे ही जियांग फेंग और शाओयान को लोग साथ में देखते हैं, बाकी बंदे जलने लगते हैं और आपस में बात करते हैं, जियांग फेंग और शाओकिन एक साथ क्यों आए, क्या वो एक साथ राइड कर रहे हैं। एक दूसरा कहता है, मुझे भी स्कूल ब्यूटी के साथ घूमना है। एक तीसरा गुस्से में बोलता है, ये साला जियांग फेंग अभी शाओवान जुन से ब्रेकअप किया और अब शेंगशाओ किंग पे चढ़ गया। 4 स्कूल फ्लावर्स में से 2 को इसने फंसा लिया। इधर ये सब इग्नोर करके जियांग फेंग अपनी क्लासरूम में आ जाता है। वहां उसकी एक्स जू बाजिए के साथ बैठी हुई थी। जियांग फेंग को देखते ही जू बाजिए उसे सीटी मारने लगता है, लेकिन जियांग फेंग उसे पूरी तरह इग्नोर कर देता है और आगे बढ़ने लगता है। ये देख के जू बाजिए मन ही मन गुस्से से सोचता है, जियांग फेंग, तुझे कुछ दिन के लिए छोड़ रहा हूं, बस इंतजार कर, मैं तुझे एक दर्दनाक मौत दूंगा। दूसरी तरफ जियांग फेंग अपनी चेयर पर बैठने के बाद सोच रहा होता है, मैं तो भूल ही गया था, फाइनल एग्जाम्स आने वाले हैं, मुझे पढ़ाई किए 500 साल हो गए, क्या मैं अब भी फॉलो कर पाऊंगा। लेकिन अगले ही पल वो कॉन्फिडेंट हो जाता है, सही है, मेरे पास इतनी सारी मैजिक स्किल्स हैं, मैं इस मामूली नॉलेज से क्यों डर रहा हूँ। और फिर वो अपने इनर स्पेस में चला जाता है, जहां उसके सामने बहुत सारी बुक्स आ जाती हैं। जियांग फेंग उनमें से एक बुक सिलेक्ट करता है और कहता है, ये रही, इसके साथ विजुअल मेमोरी तो बस बाएं हाथ का खेल है। वो बुक खोल के देखता है और खुश होते हुए कहता है, जैसा सोचा था। और फिर वो आगे क्लास में ही जोर से हंसने लगता है। उसे ऐसे हंसते देख बाकी स्टूडेंट्स भी कंफ्यूज हो जाते हैं। आखिरकार जियांग फेंग, क्या ये पागल हो गया है। तभी क्लास में टीचर आ जाती है और उसे गुस्से में कहती है, जियांग फेंग, किस बात पे हंस रहे हो, चलो मेरे साथ ऑफिस में। अगले ही पल जियांग फेंग टीचर के साथ ऑफिस में होता है। टीचर पहले इधर उधर देखती है, दरवाजा बंद करती है और फिर घबराते हुए कहती है, जियांग फेंग, मैं चेकअप के लिए हॉस्पिटल गई थी, ये सच में हार्ट डिजीज है। वो काफी टेंशन में लग रही थी। तुमने कहा था तुम मुझे ठीक कर दोगे, लेकिन डॉक्टर कह रहे हैं कि मुझे फौरन सर्जरी करवानी पड़ेगी, मैं क्या करूं। इस पर जियांग फेंग उसे शांत करते हुए कहता है, फिक्र मत करो टीचर शाह, मैं दवाई ले आया हूं। वो टीचर को चेयर पर बिठाता है और एक पिल निकालते हुए कहता है, ये एक पिल है जो मैंने खास आपके लिए बनाई है, इसे खाने के बाद अब्जॉर्ब होने में 3 दिन लगेंगे, उसके बाद आप वापस हॉस्पिटल जाके चेकअप करवा लेना, आपको कोई इशू नहीं होना चाहिए। टीचर उस पिल को लेते हुए शक से पूछती है, ये पिल, क्या ये सच में मुमकिन है। जियांग फेंग कहता है, टीचर मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा, बस 3 दिन वेट करके हॉस्पिटल जाइए, आपको रिजल्ट पता चल जाएगा। लेकिन वो मन ही मन सोचता है, वापस आने के बाद ये मेरा पहली बार मेडिसिन बनाना है, लेकिन 3 दिन काफी होने चाहिए इसके इफेक्ट के लिए। इधर टीचर उस पिल को देखती है और फिर उसे खा जाती है। खाने के थोड़ी देर बाद ही वो कहती है, कैसा, ये तो गर्म महसूस हो रहा है। जियांग फेंग कहता है, कोई बात नहीं, इसका मतलब है कि दवाई ने अपना काम शुरू कर दिया है। टीचर को फौरन अच्छा लगने लगता है, मुझे अब काफी बेहतर लग रहा है। जियांग फेंग, मैं तुम पर विश्वास करती हूँ, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। जियांग फेंग टीचर को घूरता है और मन में सोचता है, ये सिचुएशन थोड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। वो वहां से जाते हुए कहता है, कोई बात नहीं, आपका स्टूडेंट होने के नाते मैं आंखें बंद नहीं कर सकता, आपको थोड़ा रेस्ट करना चाहिए, मैं पहले निकलता हूं। लेकिन टीचर उसे रोक लेती है, आज स्कूल के बाद मैं तुम्हें डिनर के लिए ट्रीट दूंगी, मैं तुमसे स्कूल गेट पर मिलूंगी। जियांग फेंग हाँ कह देता है और मन में सोचता है, ये ऐसी सिचुएशन है जिसे मैं मना नहीं कर सकता। सीन शिफ्ट होता है स्कूल खत्म होने के बाद। जियांग फेंग गेट पर टीचर का वेट कर रहा था और सोच रहा था, मैं शाओ किंग को इस सिचुएशन के बारे में कैसे बताऊं, क्या मैं उसे अकेले घर जाने दूं। तभी इधर शाओ किंग भी आ जाती है और पूछती है, जियांग फेंग, तुम यहाँ क्यों खड़े हो।
जियांग फेंग बताता है, मुझे बाद में कुछ काम है, मुझे घर आने में देर हो सकती है। इस पर शाओकिंग हंसते हुए कहती है, ठीक है, जब तुम्हें काम है तो मैं पहले घर चली जाती हूँ। आज मैं सिस्टर्स के साथ राइड कर लूंगी। और वो वहां से बाय बाय करके चली जाती है। तभी वहां पे जियांग फेंग का दोस्त भी आ जाता है। जियांग फेंग, तुम अभी तक गए नहीं? जियांग फेंग कहता है, ओह, मैं किसी का इंतजार कर रहा हूँ। उसका दोस्त टेंशन में कहता है, जियांग फेंग, क्या चल रहा है? पूरे स्कूल में तुम्हारे बारे में अफवाहें फैल रही हैं, लोग तुम्हें वुमेनाइजर बुला रहे हैं। जियांग फेंग कहता है, क्या मैं तुम्हें वैसा आदमी लगता हूँ? वो इश्यू एक बहुत लंबी कहानी है। और वो उसे भरोसा रखने को कहता है। दोस्त भी समझ जाता है, तो ऐसी बात है, तुमने बहुत कुछ झेला है, कम से कम तुम्हारी आंट की फैमिली का बुरा बर्ताव तो खत्म हुआ। चैन शाओकिंग भी कितनी अच्छी है जो तुम्हें अपनी कार यूज करने देती है। इस पर जियांग फेंग बस हंस देता है, या हा। दोस्त कहता है, तो मैं पहले चलता हूँ, मुझे आज तुम्हारे सिखाए हुए मेमोरी फॉर्मूला की प्रैक्टिस करनी है। ऐसा लगता है मेरे फ्यूचर में कोई होप है, शायद मैं यूनिवर्सिटी में भी आ सकता हूँ। जियांग फेंग उसे कहता है, अपनी पूरी कोशिश करो। उसके जाने के बाद जियांग फेंग मन में सोचता है, मैंने उसे याद करने के लिए कुछ सिंपल फॉर्मूला सिखाए और ये एक डिसेंट यूनिवर्सिटी में जाने के लिए काफ़ी है। ये मेरे कुछ अच्छे दोस्तों में से एक है। अपनी पिछली लाइफ में मैं उसकी मदद नहीं कर पाया था, लेकिन अब। तभी पीछे से टीचर जिया, जो पूरी तैयार होकर आई थी, कहती है, इतने ध्यान से क्या सोच रहे हो? जियांग फेंग जैसे ही पीछे मुड़ता है, वो उन्हें देखकर थोड़ा चौंक जाता है। टीचर जिया? उसकी आंखों में एक चमक आ जाती है। टीचर कहती है, सॉरी, तुम्हें थोड़ा वेट करना पड़ा होगा। जियांग फेंग कहता है, ओ नहीं, कोई बात नहीं, मैं अभी थोड़ी देर पहले ही आया हूं। टीचर आगे टैक्सी देखने लगती है। ओह अच्छा, तो चलो मैं टैक्सी बुलाने की कोशिश करती हूँ। जियांग फेंग उसे रोकता है। इसकी जरूरत नहीं है टीचर जिया, मैं आपको ड्राइव करके ले चलता हूँ, बस मुझे डेस्टिनेशन बता दीजिए। टीचर हैरानी से पूछती है, जियांग फेंग, तुम्हारे पास कार है? क्या उधार ली है? जियांग फेंग, जो कि शाओयान की कार चला रहा था, कहता है, हाँ समझ लीजिए। और फिर वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। रस्ते में जियांग फेंग पूछता है, टीचर हम कहाँ जा रहे हैं? टीचर एक्साइटमेंट में कहती है, शियांग जाए 1, मैंने पहले ही डिसाइड कर लिया है कि मैं तुम्हें एक शानदार दावत दूंगी। ये नाम सुनते ही जियांग फेंग चौंक जाता है। टीचर जिया, ये तो बहुत ज्यादा है, वो जगह तो बदनाम है महंगी होने के लिए। इस पर टीचर उसे आंख मारते हुए कहती है, ध्यान रोड पर रखो। सीन शिफ्ट होता है और दोनों रेस्टोरेंट पहुंच जाते हैं। अंदर जाते हुए जियांग फेंग सोच रहा होता है, अपनी पिछली लाइफ में मुझे यहाँ आने का मौका तक नहीं मिला। आगे एक स्टाफ मेंबर उन्हें वेलकम करता है, लेकिन वो उन दोनों को ऊपर से नीचे देखता है और मन में सोचता है, एक नज़र में ही पता चल रहा है कि इन लोगों के पास ज़्यादा पैसा नहीं है, फिर भी इस स्टोर में घुसने की हिम्मत कर रहे हैं, कितने दिखावटी हैं। जियांग फेंग उसकी सोच को भांप लेता है और उससे नाखुश था, लेकिन टीचर उसे अंदर ले जाते हुए कहती है, छोड़ो ये सब, हम यहाँ खाना खाने आए हैं, झगड़ा करने की जरूरत नहीं है। जियांग फेंग अभी भी उस स्टाफ मेंबर पर गुस्से में था। डैम, क्या देख रहे हो? लेकिन टीचर की बात सुनकर वो शांत हो जाता है। फाइन, वो मन में सोचता है, सहन कर लो, नॉर्मल लोगों से झगड़ा मत करो। अंदर आने के बाद वो रेस्टोरेंट को देखता है। बुरा नहीं है, भले ही ये इमॉर्टल रेल्म के मिस्टीरियस येड इमॉर्टल पैलेस से कंपेयर नहीं कर सकता, लेकिन ये काफी लग्जूरियस है। टीचर भी खुश होकर कहती है, कैसा लगा? बुरा नहीं है ना? तुम्हें थैंक यू बोलने के लिए मुझे तुम्हें बेस्ट ऑफ द बेस्ट ही देना था। वो दोनों बैठने के लिए एक टेबल पर आते हैं। जियांग फेंग कहता है, चलो यहाँ बैठते हैं। बैठने के बाद जियांग फेंग एक्साइटेड होकर कहता है, मैं टीचर का बहुत शुक्रिया करता हूँ कि मुझे इतने बड़े डिनर पर लाई। तभी वेटर आ जाता है और टीचर कहती है, मैंने उनके सबसे पॉपुलर डिशेस का कॉम्बिनेशन ऑर्डर किया है, होप है कि तुम्हें टेस्ट पसंद आए। अचानक तभी कोई जोर से चिल्लाता है, ओए वेटर, हमें विंडो के पास वाली टेबल दो। और ये वही बदतमीज लड़की थी, जियांग फेंग की कजन, जो एक मोटे से बंदे के साथ आई थी। वो आते ही बोल रही थी, कॉन्ग, तुम्हारी बंदी को रात का नजारा देखना है। मैंने सुना है कि यहाँ विंडो से व्यू सबसे अच्छा है, देखो ये लोग तुम्हें भाव नहीं दे रहे। ये सुनते ही वो मोटा बंदा कॉन्ग उस वेटर पर गुस्सा करने लगता है और उसका कॉलर पकड़ के कहता है, क्या तुम इस ब्रदर कॉन्ग को भाव नहीं दे रहे हो? बेचारी वेटर डर के कहती है, ऐसी बात नहीं है, बस आज विंडो के पास वाली सारी टेबल्स पहले से ही भर गई हैं। कॉन्ग उस वेटर को जमीन पर धक्का दे देता है, मैं तुम्हारे बहाने सुनने नहीं आया हूं, तुम जानते हो मेरा बाप कौन है? मैनेजर कहाँ है? मैनेजर को बुलाओ मेरे लिए। इधर वेटर रोते हुए बोल रही थी, मेरा वो मतलब नहीं था। तभी वहां मैनेजर भी आ जाती है और माफी मांगते हुए कहती है, बड़ी मेहरबानी, ये हमारी गलती है। लेकिन वो मन में सोचती है, मुझे लगता है ये वांग कॉन्ग सी है, इससे पंगा नहीं ले सकते। लेकिन कॉन्ग उसके ऊपर भी गुस्सा करता है और उसके सर पर हाथ रखते हुए बोलता है, तुम्हें थोड़ा और झुककर माफी मांगनी चाहिए। क्या तुम्हें सिखाना पड़ेगा कि कैसे झुकते हैं? ये सब बर्दाश्त के बाहर था। जियांग फेंग खड़ा हो जाता और चिल्ला के कहता है, बस करो,
तुम्हें इतना आगे नहीं बढ़ना चाहिए। जांग फेंग को देखते ही वो बदतमीज लड़की चिढ़ जाती है। जांग फेंग, सोचा नहीं था तुम्हें यहाँ देखूंगी। लगता है तुमने स्कूल ब्यूटी से भी अच्छा कोई ढूंढ लिया है। फिर वो कॉन्ग को बताने लगती है, ब्रदर कॉन्ग, ये है मेरा कॉकरोच जैसा कजन जांग फेंग। उसकी सीट बुरी नहीं है, ब्रदर कॉन्ग मुझे वो चाहिए। अब कॉन्ग जांग फेंग के पास आने लगता है। भाई तुम्हें क्या लगता है कि तुम एक खूबसूरत लड़की के साथ आए हो तो तुम अकड़ दिखाओगे? हाँ, ये लड़की भी बुरी नहीं लग रही। तभी वो लड़की टीचर श्या को पहचान लेती है। रुको, ये तो हमारे स्कूल की टीचर हैं। टीचर श्या, आपकी ये इमेज अच्छी नहीं लग रही है ना? क्या ये आपको परेशान कर रहा है? क्या आपको हमारी मदद चाहिए इसे यहाँ से भगाने में? टीचर गुस्से में कहती है, जरूरत नहीं है, प्लीज सबका मूड खराब मत करो। ये सुनते ही वो लड़की गुस्सा हो जाती है और टीचर श्या को थप्पड़ मारने के लिए हाथ उठाती है। तुम कमीनी हार्द। टीचर भी डर जाती है। तुम्हारी हिम्मत। उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी, लेकिन इससे पहले कि हाथ टीचर को लगता, जियांग फेंग उसका हाथ पकड़ लेता है और गुस्से में कहता है, मैं लड़कियों पर हाथ नहीं उठाना चाहता। वो लड़की डर के कॉन्ग के पीछे चली जाती है। ब्रदर कॉन्ग, देखो इसे, बस एक गवार है, मुझे हाथ लगाने की हिम्मत की। अब कॉन्ग आगे आने लगता है। टीचर घबरा जाती है। संभल के, जियांग फेंग कॉन्फिडेंस से कहता है, आप चिंता मत कीजिए, मुझ पर छोड़ दीजिए। कॉन्ग आगे आते हुए कहता है, तुझमें बहुत हिम्मत है। जियांग फेंग ठंडे स्वर में कहता है, दफा हो जाओ। और कॉन्ग, जो शायद जियांग फेंग की पावर समझ गया था, वाकई वहां से चला जाता है। दोनों वापस अपनी टेबल पर बैठ जाते हैं। जियांग फेंग माफी मांगते हुए कहता है, माफ कीजिए, मेरी वजह से आपको ये सब सहना पड़ा। टीचर कहती है, मैं ठीक हूं, लेकिन तुम उनकी बातों का बुरा मत मानना, बस अपने लिए जियो। जियांग फेंग कहता है, मैं अब उन बातों का बुरा नहीं मानता। मैं जियांग फेंग अब पहले जैसा कमजोर नहीं हूं। टीचर मन में सोचती है, वाकई ये बदल गया है। फिर वो टॉपिक बदलती है, वैसे कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम जल्द ही आने वाला है, तुम्हारा क्या प्लान है? तुम क्या सीखोगे, या फिर तुम उन बॉडीगार्ड जैसा कुछ बनने की सोच रहे हो? ये बात सुनते ही जियांग फेंग चौंक जाता है और जो ड्रिंक वो पी रहा था वो मुंह से बाहर फेंक देता है। टीचर, आपको मुझ पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। मैं एक अच्छे कॉलेज में एंटर करूंगा, क्यों नहीं आप बस देखते रहिए। टीचर कहती है, ठीक है, कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है। यहाँ आसपास कोई नहीं है, बस मुझे सिस्टर बुलाओ। टीचर बुलाना थोड़ा अजीब लगता है। जियांग फेंग ये एक ऑर्डर की तरह लेता है और कहता है, रॉजर, सिस्टर किंग है। और तभी रेस्टोरेंट के एंट्रेंस पर चू किंग किंग अपने बॉडीगार्ड्स और एक ओल्ड मैन के साथ एंटर करती है। जैसे ही जियांग फेंग की नजर एंट्रेंस पर पड़ती है, वो चू क्विंकिंग को देखकर मन में सोचता है, चू क्विंकिंग, यहां भी एक जान पहचान वाली से मिल गया। तभी क्विंकिंग की नजर भी जियांग फेंग पर पड़ती है और वो उनके पास आकर हैरानी से पूछती है, जियांग फेंग और टीचर शिया, आप लोग यहाँ कैसे? इस पर जियांग फेंग भी हेलो करते हुए कहता है, हम यहाँ डिनर के लिए आए हैं। तभी क्विंकिंग के साथ आए ओल्ड मैन टीचर और जियांग फेंग को देखने के बाद कहते हैं, अच्छा, तो ये क्विंकिंग के क्लासमेट और टीचर हैं, आपसे मिलकर खुशी हुई। इधर दूर खड़ा कॉन्ग ये सारा नजारा देख रहा था। वो गुस्से में बड़बड़ाता है, इस जियांग फेंग में ऐसा क्या खास है? यहाँ तक कि चू तियांग की पोती भी उसे सलाम कर रही है, वो तो बस एक गरीब गवार है। इस पर जियांग फेंग की बदतमीज कजन भी जहर उगलते हुए कहती है, ये जियांग फेंग, मैं इसके पूरे खानदान को अच्छे से जानती हूँ। उसका पूरा परिवार कंगाल और निकम्मा है। ये जरूर उसकी कोई चाल होगी ताकि वो इन लड़कियों की अच्छाई का फायदा उठा सके। वो गुस्से में इतनी अंधी थी कि कॉन्ग का कंधा जोर से दबा देती है। कॉन्ग दर्द से चिल्ला पड़ता है, आउच, दर्द हो रहा है। ये देखते ही वो फौरन उसे मनाने लगती है, आई एम सॉरी, आप ठीक तो हैं ब्रदर कॉन्ग? लेकिन कॉन्ग अभी भी जियांग फेंग को घूर रहा था और मन में एक प्लान बना रहा था। ये चूतियांग शंग के सामने इसे एक्सपोज करने का अच्छा मौका है। मैं इसे बेइज्जत करके ही रहूंगा। और गाइज, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और तब तक के लिए बाय बाय।